हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPA C-133 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट यूनियन लेवल करवाऊंगी, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली। क्वेश्चन 1 है, क्रिटिकली एनालाइज द डिवीजन ऑफ पावर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंतर्गत शक्तियों के विभाजन का आलोचक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन है आपके पास में जो डिवीज़न है ना, डिवीज़न ऑफ पावर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं जो कि आप स्टैटिक पोर्शन में यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, जो इसका बेसिक प्रोविज़न है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 11 में आर्टिकल 256 में दे रखा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो ये पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है। पार्ट 11 आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद में ये जो पार्ट है इसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। एक है लेजिस्लेटिव रिलेशन, जिसे विधायी संबंध कहते हैं, और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जिसे प्रशासनिक संबंध कहते हैं। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इनको फॉलो करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फॉलोड अ सिस्टम इन विच देयर आर 2 लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे 2 तरीके के सिस्टम को फॉलो किया जाता है। एक होता है सेंटर के लिए और एक होता है स्टेट के लिए। तो दोनों पे अलग अलग तरीके से काम किया जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे और आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सिमिलर है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन है कनाडा के, और बहुत सारी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। और आपको पता भी होगा USA से भी आपको पता होगा, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सब कुछ हमारा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमने बाकी की अदर कंट्रीज से भी उनको बोरो किया हुआ है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है इंडिया की, वो सिस्टम ऑफ डिवीज़न को फॉलो करती है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक्ट के बारे में 1935 इंडियन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोविज़न है डिवीज़न ऑफ पावर्स का इंडिया में वो दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे 2 टाइप की लिस्ट आती हैं। एक आती है स्टेट लिस्ट और एक आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को कहते हैं समवर्ती सूची। अभी पहले मैं आपको स्टेट लिस्ट समझ, स्टेट लिस्ट, स्टेट का मतलब होता है राज्य। तो यहाँ पे जो आप में से हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि जो कुछ वर्ड्स हैं मैंने जो मेन वर्ड्स हैं उनको मैंने हिंदी में लिख दिया है, ताकि आप भी थोड़ा आंसर को कनेक्ट करके पढ़ पाएँ। यहाँ पे चलिए स्टेट लिस्ट की बात करते हैं। तो इस लिस्ट के अंदर टोटल 66 आइटम्स आते हैं, ये याद रख लेना। तो स्टेट लिस्ट में टोटल 66 हैं, जिसमें से कुछ के नाम मैंने आपको दे रखे हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस होता है, ये जो नाम मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। और इसके अलावा प्रिजन हो गया, पब्लिक हेल्थ है, एजुकेशन है, वाटर सप्लाई है, इरिगेशन है, और जो टैक्सेस लगते हैं ना, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जो ज़मीन होती है लैंड है, या फिर एग्रीकल्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, व्हीकल्स हैं, या फिर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। तो ये सब चीज़ें स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं। और या फिर जितनी भी जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है। इसके अलावा जो एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन तो देखिए कहीं की भी ना मस्ट होती है। इसके अलावा जो स्टेट ड्यूटी होती है, या फिर जो टैक्सेस लगते हैं व्हीकल्स पे, या फिर ज़मीन पे जितने भी ये होते हैं, फॉरेस्ट है, फिशरीज़ हैं, मनी लैंडिंग है, तो ये सब एग्जांपल जो है ना वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। और ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है ना, ये वाले कुछ चीज़ें और ये वाली कुछ चीज़ें, तो इन सब का जो सिलेक्शन होता है वो बेस होता है लोकल इंटरेस्ट के ऊपर। लोगों का जिस तरीके का इंटरेस्ट है, जिस तरीके की हमारी इकॉनमी है, उस अकॉर्डिंग ये जो टैक्सेस है इसमें कम ज़्यादा हो जाता है। जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, या फिर जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की या हेल्थ की, एजुकेशन की, तो वो लोकल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है।
इसके अलावा नेक्स्ट जो लिस्ट आती है वो आती है कॉन्करेंट लिस्ट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें स्टेट लिस्ट में 66 एटम्स होते हैं, ऐसे कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 47 एटम्स होते हैं, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। और ये जो एटम्स होते हैं ना, ये होते हैं जो यूनिफॉर्मिटी होती है लेजिस्लेशन की, मतलब कि इसमें ये एक तरीके की इक्वालिटी को शो करते हैं। अब ये जो होता है ना, ये लोकल इंटरेस्ट पे, अब किसी का कोई किसी के पास में कि कोई ज़्यादा अमाउंट में है, कोई चीज़ कम में है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन ये जो है ना, एक तरीके का यूनिफॉर्म होता है। जो हमें राइट्स मिले हुए हैं वो सबके लिए इक्वल राइट्स यहाँ पे मिले हुए हैं। अब ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट, इसको जुरिडिक्शन के अंडर ही आती है, चाहे वो यूनियन हो चाहे स्टेट हो। तो इसलिए इसमें आपके पास में टोटल 47 आइटम्स हैं, और इसमें सोशल इश्यूज़ हैं जो सबके कॉमन हो सकते हैं, जैसे कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, और ट्रांसफ़र हो गया प्रॉपर्टी का अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ज़मीन जो खेती बाड़ी की होती है उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि फ़ादर के अलावा जो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है फ़ादर की, तो उसको बेटों को ज़्यादातर दे दिया जाता है। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और या फिर मैरिज है, डिवोर्स है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, बैंकरप्सी हो जाती है, या जो सिविल प्रोसीजर होते हैं, अडल्ट्रेशन हो जाती है फूड स्टॉक की, प्रिंटिंग प्रेस है, स्टैम्प ड्यूटीज़ एक्सेट्रा। तो ये सब आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। आप यहाँ से एग्जांपल ध्यान में रखना कि जब भी स्टेट लिस्ट लिखेंगे उसमें 66 आइटम्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट जब भी लिखेंगे तो उसमें टोटल 47 आइटम्स आपको दे रखे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है और द स्टेट लेजिस्लेचर है, उनके पास में कॉन्करेंट पावर होती है ऑफ लेजिस्लेशन ओवर द आइटम्स इंक्लूड इन दिस लिस्ट। तो ये जो चीज़ें आपके पास में दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो इसकी पावर होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर और के पास में भी होती है, और जो पार्लियामेंट है उसके पास में भी होती है। तो दोनों से ही आपको आंसर को रिलेट करके लिखना है। एक बार फिर से थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन में देखिए आप कैसे लिखेंगे इस आंसर को। आपको यहाँ पे जो डिवीज़न ऑफ पावर होता है ना अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एनालाइज करना है। तो जो शक्तियों का विभाजन हमारे भारतीय संविधान के तहत, तो वो चीज़ लिखनी है। पहले आर्टिकल मेंशन करेंगे, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेटिव रिलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जिसे विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध कहते हैं। और इसके बाद में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2 तरीके की, एक सेंटर और स्टेट के लिए हो गया। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक्ट 1935, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है 1935, उसके अकॉर्डिंग इसको इस्टेब्लिश किया गया है। फिर यहाँ पे 2 लिस्ट आती है, एक आती है स्टेट लिस्ट और एक आती है कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में 66 आइटम्स आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में 47 आइटम्स आते हैं, और दोनों की आपने यहाँ डिफरेंस की फॉर्म में मैंने लिखा है, लेकिन आप इसको पहले स्टेट लिस्ट को डिफाइन कर देना, फिर कॉन्करेंट लिस्ट को इस तरीके से लिख देना। स्पेस की वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊँ, वेट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको ना फीचर्स को हाईलाइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईलाइट द फीचर्स ऑफ द ऑफिस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। जो मंत्री परिषद सचिव के कार्यालय हैं उनकी विशेषताएं आपको बतानी है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे जैसे पावर्स का डिवीज़न होता है, या ये जो स्टैटिक पोर्शन वाले क्वेश्चंस है ना, इनके कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन पिक करने की मेरी पीछे वजह से इतनी थी कि ये ना एक स्टैटिक पोर्शन में है, नॉलेज आपको ना इसकी होनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम से ही रिलेटेड हो, कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर कहीं एग्ज़ाम जॉब की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो भी वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, हाईलाइट द फीचर्स ऑफ द ऑफिस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी है ना, उसके फीचर्स को आपको हाईलाइट करना है। तो इस आंसर को पहले आप थोड़ा सा कैसे बताएंगे कि पहले आपने थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन दे देते हैं, उसके बाद में इस आंसर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेकेंड पार्ट में आपको इनके रोल, पावर और फंक्शन जो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के, वो लिखने हैं।
तो यहाँ पे देखिए जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ना, वो कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं हाईएस्ट रैंक के। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं हाईएस्ट रैंक के, जो कि अपने ऑफिस के लिए जिनको सेलेक्ट किया जाता है उनके पास में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ एनर्जी होती है, कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं, एफिशिएंसी होती है और पावर होती है बहुत कुछ नया करने की। इसके बाद में अब जैसे वो हेड है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ना, वो हेड है उसके कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के, तो उनके पास में एक फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेट करके उनको चलना पड़ता है। प्लस उनके पास में टाइमली और जो इफ़ेक्टिव एक्शन होता है, जितने भी उनके अंडर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं उनका जो भी काम हो रहा है वो टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा, जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं। जैसे कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, एमएनसी में होता है ना, एक मैनेजर के अंडर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है अपने पूरे स्टाफ को देखना। तो सेम चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्रेटरी होते हैं उनके पास भी इतना ही, कैबिनेट सेक्रेटरी के पास में भी बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आ जाती हैं, जिसके अंदर उनको सब कुछ फोकस करना पड़ता है। इसके अलावा वो बहुत ही सफिशिएंट और सीनियर ऑफिसर होने चाहिए। उनकी जो कमांड है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में होनी चाहिए, और जो बाकी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट उनको करनी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि पावर में आके कोई इंसान बिल्कुल पगला जाए, उसे क्या करना है उसे ये पता ही ना हो। तो ये सब पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे ये पॉइंट मैंने लिख दिया, टू कमांड द कॉन्फिडेंस एंड द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो ये पूरा हो गया। इसके बाद में ये आपको ना यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करे हुए हैं, जिसमें जो कैबिनेट सेक्रेटरी है ना, उनके रोल, पावर और फंक्शंस बता रखे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो आप इतना भी इसको लिख सकते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट रोल है या पावर या फंक्शन जो आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है वो है चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, चेयरपर्सन होते हैं सीनियर सिलेक्शन बोर्ड के। इसके अलावा सेलेक्ट द ऑफिसर्स फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। अब ये जो है ना, इनका फंक्शन बता रखा है कि ये ऑफिसर्स को सेलेक्ट करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, और जो एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, तो उनके लिए जो ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्रूटमेंट निकलती है, तो वो उनको सेलेक्ट करने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी ही होते हैं। इसके अलावा ये चेयरपर्सन होते हैं ऑफ द कमेटी ऑफ द सेक्रेटेरिएट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, और ये चेयरपर्सन होते हैं जो कि रिजॉल्व करती है। ये जो बॉडी है ना, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो बॉडी है ये बेसिकली जो भी मिनिस्ट्रल डिस्प्यूट्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स के बीच में कोई किसी तरीके का आर्ग्यू हो जाए, कोई भी जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उनको रिजॉल्व करने का काम करती है ये बॉडी। तो यहाँ के जो ये इस कमेटी के ये चेयरपर्सन होते हैं। नेक्स्ट आता है, ये चीफ़ होते हैं, चीफ़ एडवाइज़र होते हैं किसके, पीएम के। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो चीफ़ एडवाइज़र होते हैं पीएम के इन ऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मैटर्स। इसके अलावा ये जितना भी जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो लेटर वो लोग डिसाइड कर लेते हैं, या जो प्रोसिक्यूशंस होते हैं उनके बीच में भी एक तरीके से ये एक मीडियम का काम करते हैं। तो ये इनका काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल होता है। इसके अलावा ये जो होते हैं एडवाइज़र और को साइंस कीपर होते हैं, कंसाइंस कीपर होते हैं टू ऑल द सिविल सर्वेंट्स। और इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंटल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको रिज़ॉल्व करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ से लिख सकते हैं। एडवाइज़र और कंसाइंस कीपर का मतलब होता है सलाहकार। एडवाइज़र जहाँ भी वर्ड यूज़ किया है ना, तो इसका मतलब होता है सलाहकार, और कंसाइंस कीपर का मतलब होता है विवेक रक्षक। तो ये जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके एडवाइज़र भी होते हैं, और बेसिकली जितने भी डिपार्टमेंटल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उन सबको रिज़ॉल्व करने का काम जो होता है वो एक कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनके पॉइंट्स आप यहाँ से लिख सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर से। आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे आपको फीचर्स हाईलाइट करने थे कैबिनेट सेक्रेटरी के। तो पहले आपको थोड़े से पॉइंट्स लिखने हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन में दे रखे हैं, और मतलब पहले थोड़ा इंट्रो टाइप में बता देना। उसके बाद में रोल, पावर और फंक्शंस आपको कैबिनेट सेक्रेटरी के लिखने हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की मैंने लिस्ट प्रिपेयर करी है, सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक है इसलिए आप, अगर आपके पास बुक भी नहीं है ना, तो आप वीडियो पॉज करके और इनको पॉइंट्स को लर्न कर सकते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है ना, उनके कार्यों का वर्णन करना है। वैसे इससे आपको ध्यान में आ जाएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, इसके फंक्शंस को आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, पहले आप जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना इंडिया की, पहले उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, उसके बाद में आप इन पॉइंट्स को लिखना। आप सबका मंडे एग्ज़ाम है, सिर्फ इसी वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अदरवाइज़ टाइम होता ना तो मैं अभी बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि सच में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो पा रही है अभी रिकॉर्डिंग की। बट कोई नहीं, आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़िए, प्रिपरेशन करिए बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना जो इंडिया की, तो यहाँ पे कुछ उसके स्टैटिक पोर्शंस आपको दे रखे हैं। जैसे कि ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेटअप किया था अंडर द सेक्शन 3। आपको ये चीज़ें जो है ना वनडे एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है, इसलिए स्टैटिक पोर्शन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो अंडर सेक्शन 3 इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू सेटअप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, सेक्शन 3 था और जो एक्ट है था वो 1997 था। इसके अलावा ये एक रेगुलेटर होता है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का, जो कि हमारे भारत में जितना भी टेलीकम्युनिकेशन होता है सेक्टर, जो भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसका एक रेगुलेटर होता है। क्या चीज़, ये जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की, ये अब देखिए जैसे ये जो ऐसी बॉडीज़ आती है ना, इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं। आपसे इस क्वेश्चन में भले ही कम चीज़ें पूछी हुई हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पोर्शन ना इसमें आपको स्टैटिक से रिलेट करना पड़ेगा। इससे ये होगा कि आपका थोड़ी ना नॉलेज पता चलती है कि हाँ चलो कुछ आता है आपको और पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ टेलीकम्युनिकेशन, जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, अगर आप में से किसी को नहीं समझ में आता तो इसका मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन को जो भी डिस्टेंस होते हैं ना, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होते हैं, चाहे वो भी वॉइस डेटा हो या वीडियो ट्रांसमिशन हो, तो इसमें जब हम इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो वो एक टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट होता है। टेलीकम्युनिकेशन को कई जगह पे टेलीकॉम भी बोला जाता है। तो दोनों ही तरीके से याद रखना है आपको कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है ओवर सिग्निफिकेंट डिस्टेंस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन। जैसे कि अब टेलीफोन होता है या फिर फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, तो इस तरीके के जो डिवाइसेस से आप अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम टेलीकॉम कहते हैं। आपको यहाँ पे पहले इसका थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन लिखना है, फिर इसका हेडक्वार्टर बताना है। पता होना भी चाहिए आपको कि कहाँ पे है। तो ये है महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, ओल्ड मिंटो रोड, न्यू दिल्ली। इन शॉर्ट ये न्यू दिल्ली में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है। कई बार जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे कुछ आपको फंक्शंस दे रखे हैं। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया है उसके कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्या कहता है, टू इंश्योर टेक्निकल compatibility and interconnect between different services providers and regulate their revenue sharing arrangements। तो इनका जो काम होता है ना ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आता है। इसके अलावा जितने भी जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे पास ना बहुत सारे नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं, तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनमें जो इंटरकनेक्शन होता है वो ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा टू इंश्योर कंपाइलेंस विद टर्म्स ऑफ लाइसेंस एंड रेवोल्यूशंस ऑफ द सेम फॉर द नॉट कंपाइलेंस। तो जो लाइसेंस रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो भी यही देखते हैं। टू ले डाउन एंड इंश्योर अ टाइम पीरियड फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग डिस्टेंस एंड लोकल डिस्टेंस सर्किट। अब जो लॉन्ग डिस्टेंस और लोकल डिस्टेंस सर्किट्स होते हैं जहाँ पे नेटवर्क की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सही तरीके से हो जाती है, तो वो लोकल डिस्टेंस होता है हर एक स्टेट एरिया वाइज। और जहाँ पे काफ़ी दूर तक जहाँ पे कुछ भी नहीं जाता जल्दी से नेटवर्क भी, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशन होता है। इसके अलावा टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, मॉनिटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इंस्पेक्ट इक्विपमेंट्स यूज्ड इन द नेटवर्क्स एंड मेक रिकमेंडेशंस
अबाउट सच इक्विपमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे आपको ना कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, ये बॉडी के बारे में बताया है मैंने, उसके बाद में कुछ फंक्शंस हैं। वीडियो को पॉज करके आप इन पॉइंट्स को नोट कर लेना, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और जो क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है, जिस तरीके की सर्विस, नेटवर्क वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही, सर्विस को चेक करना, उसके ऊपर ये वर्क करता है। जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं यूज़ करे जाते हैं नेटवर्क के लिए, उनका रिकमेंडेशन देना और उनकी क्वालिटी को चेक करना, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं इस बॉडी के। सो माय डियर व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ इसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और लर्न करना, क्योंकि ये पेपर लर्निंग बेस्ड है। इसमें रिलेट करके आप तभी लिख पाएंगे जब आपको थोड़ा बहुत आपके पास में इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।